जय हिंद। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था को तीसरा टॉपिक देखेंगे, जो भाग 1 है, जिसका नाम यूनियन एंड टेरिटरी, संघ एवं संघ शासित प्रदेश। आखिर भाग 1 में क्या है और इसमें कितने अनुच्छेद है और इस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या आता है, आज हम विस्तार पूर्वक समझेंगे भाग 1 को। तो भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र संविधान के भाग 1 से संबंधित है। भाग 1 के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या है। अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत है। अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत है। इसमें भारतीय संविधान में इंडिया और भारत शब्द जोड़ा गया है। हिंदुस्तान शब्द भारतीय संविधान में नहीं है। जो लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। संघ से राज्य नहीं बनेगा, राज्य से संघ बनेगा। तो देखते हैं इसका 2 डायमेंशन है, समझते हैं। भारत राज्य के मध्य किसी समझौते के लिए कोई परिणाम नहीं है। भारत राज्य के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। और दूसरा देखते हैं, भारत संघ से अलग होने का किसी का कोई राज्य का अधिकार नहीं है। ये भारत है। ये भारत है। भारत में इतने राज्य हैं, इससे अलग हो नहीं सकते हैं। राज्य से संघ बना है, राज्य से संघ बना है। भारत से कोई राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। हाँ, उसका सीमा बड़ा हो सकता है, उसका सीमा छोटा हो सकता है, नाम में परिवर्तन हो सकता है, परंतु भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है, खंडित नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है। ये यूएसए में राज्य अलग हो सकते हैं, यूएसए में हो सकते हैं, मगर भारत में नहीं हो सकता है। भारत में राज्य टूट सकते हैं लेकिन संघ नहीं। भारत में राज्य अलग हो सकते हैं, राज्य एक राज्य दूसरे राज्य बन सकता है, एक राज्य में दो अलग हो सकते हैं, पर संघ से अलग नहीं होगा। और अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि संसद निर्वहनों और शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे संघ में किसी नए राज्य को प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं। जैसे कि एक राज्य चाहता है कि हम एक अलग राज्य बना सकते हैं, एक राज्य चाहता है कि हम अलग राज्य बना सकते हैं, और एक राज्य चाहता है कि हम एक राज्य जैसे बिहार और झारखंड को एक में कर दें। तो ये अनुच्छेद 2 में प्रावधान है। और अनुच्छेद 3 में देखते हैं, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण व पुराने राज्यों का क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण मतलब बिहार से एक अलग राज्य का निर्माण हो सकता है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 3 में है। और पुराने राज्यों का क्षेत्रफल उसका बड़ा भी कर सकते हैं, चाहे तो हम बिहार को झारखंड में मिला ले सकते हैं, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 3 में दिया गया है। सीमा एवं नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। बिहार की सीमा झारखंड तक कर सकते हैं, यूपी तक कर सकते हैं, बंगाल तक कर सकते हैं, और इसका नाम में परिवर्तन भी कर सकते हैं। इसका अधिकार अनुच्छेद 3 में दिया गया है। इसका बेसिस देखते हैं। इसका बेसिस क्या है, मतलब आधार क्या है। संसद विधि बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर किसी भी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या परिवर्तन कर सकता है। दूसरा बेसिस का आधार इसका क्या है, किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकता है, या तीसरा किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है। बोलो ना कि बिहार को झारखंड में मिला भी सकता है, और बिहार में एक नया राज्य का निर्माण भी कर सकता है। जैसे अभी फिलहाल मिथिलांचल बिहार से अलग होने की मांग कर रहा है, एक अलग राज्य मांगने की दर्जा कर रहा है, ठीक उसी प्रकार वो अनुच्छेद 3 की मांग कर रहा है, अनुच्छेद 3 का पालन कर रहा है। और चौथा देखते हैं, इसका बेसिस क्या है, किसी भी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। संसद इसे संविधान में संशोधन करके उस राज्य का नाम या सीमा में उसका परिवर्तन कर सकता है। यह संसद राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही कर सकता है, कोई राज्य अपने से नहीं कर सकता है, ये संसद ही कर सकता है। और देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद के 4 क्या है, अनुच्छेद 2 और 3 को साधारण बहुमत से पारित करना। अनुच्छेद 2 और 3 को साधारण बहुमत से पारित करना ही अनुच्छेद 4 कहलाता है। तो अनुच्छेद 2 समझे और अनुच्छेद 3 समझ लिए, तो इसको साधारण बहुमत से पारित करना ही अनुच्छेद 4 कहलाता है। तो अनुच्छेद 2 में क्या था, संघ में किसी राज्य का प्रवेश या स्थापना करना। अनुच्छेद 2 में क्या है, संघ या किसी राज्य को या स्थापना करना। अनुच्छेद 3 में किसी भी राज्य या क्षेत्र का नाम या सीमा में परिवर्तन करना। और इन दोनों को जो साधारण बहुमत से पारित कर दे उसी को अनुच्छेद 4 कहते हैं।
तो ऐसा कब होगा? तो ऐसा संसद केवल साधारण बहुमत से ही कर सकती है। इसके लिए संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 की आवश्यकता नहीं होता है। इसमें अनुच्छेद 368 में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे 2/3 सदस्य उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य ही इसमें संशोधन करने के लिए उपस्थित और मतदान का 2/3 सदस्य का होना जरूरी है। साधारण बहुमत का कोई इसमें अनुच्छेद 368 में संशोधन करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें 2/3 सदस्य उपस्थित और मतदान का होना चाहिए। उसके बाद कुछ नोट पॉइंट है, समझ लेते हैं। संसद की शक्ति या राज्य की सीमा समाप्त करने व भारतीय क्षेत्र की किसी अन्य देश के देने के नहीं है। संसद की शक्ति मतलब यह है कि राज्य की सीमा को समाप्त करने व भारतीय क्षेत्र के किसी अन्य देश को देने की नहीं है। भारतीय मतलब कर सकते हैं कि भारत की इतना सीमा को हम समाप्त कर दें और किसी क्षेत्र को हम मतलब चीन को दे दें या पाकिस्तान को, ऐसा करने का अधिकार सांसद को शक्ति प्रदान नहीं की गई है। इसके लिए एक केस हुआ था बेरुवारी बनाम भारत संघ 1959 में। भारतीय संघ को किसी अन्य देश के क्षेत्र में देने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से संशोधन करना होगा। जिससे कि अगर हमको किसी भी क्षेत्र के यानी कि बांग्लादेश हो गया या चीन के क्षेत्र को अगर हमको भारत में लाना है तो इसमें साधारण बहुमत से हम अपने भारत में ला सकते हैं। अगर भारत के क्षेत्र को अगर किसी चीन या जैसा पाकिस्तान या बांग्लादेश को अगर देना है तो इसके लिए अनुच्छेद 368 में विशेष बहुमत से संशोधन करना होगा। जैसे कि कुछ क्षेत्र जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के सीमा पर एक जगह है बेरुवारी, एक क्षेत्र है बेरुवारी, उसी के नाम पर केस हुआ था। बेरुवारी के ही नाम पर 1959 यानी कि 1960 में केस हुआ था, जो बेरुवारी को वर्तमान में बांग्लादेश में है। इसी के आधार पर केस हुआ था कि अगर हम किसी भी देश को अपना हिस्सा देते हैं तो उसमें अनुच्छेद 368 में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी हम मतलब अपने क्षेत्र को दूसरे देश को दे सकते हैं। अर्थात अगर पारित नहीं होता है तो हम नहीं दे सकते हैं। 100वां संविधान संशोधन 2014 से भारत बांग्लादेश की भूमि का हस्तांतरण हुआ। 2014 में बंटवारा हुआ, मतलब हस्तांतरित हुआ 2014 में 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 2014 में। अब देखते हैं यूनियन टेरिटरी और भारतीय राज्यों का बनना, इसका इतिहास समझते हैं। भारत में कैसे राज्य बना, इसके क्या इतिहास रहा, तो हम प्रारंभ से समझते हैं। जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए थे उस समय 552 देशी रियासतें थी और अंग्रेज ने बोला था सभी 552 देशी रियासत को कि आपको हम आज़ाद कर दिए और आप लोग अपना संविधान बना सकते हैं और अपने अपने राज्य चला सकते हैं। उस समय 552 देशी रियासत थी। रियासत के मतलब ये होता है कि छोटा छोटा एक टेरिटरी होता था, छोटा छोटा एक टेरिटरी मतलब छोटा छोटा टापू की तरह शहर होता था। वो 552 देशी रियासत हो 552 देशी रियासत हो सब बोला था अंग्रेज कि सभी को आज़ाद कर दिए हैं, अपना संविधान बनाकर आप स्वतंत्र हैं, इसके लिए आप अपना संविधान बनाए और यहाँ स्वतंत्र तरीक़ा से रह सकते हैं। तो इसके लिए सरदार पटेल ने 552 देशी रियासत में से 549 देशी रियासत को भारतीय संघ में मिला लिया और इसमें 3 मिलने से भारतीय संघ में इनकार कर दिया था कि हम भारतीय संघ में नहीं मिलेंगे, हम खुद का संविधान बनाएंगे और खुद का राजा रहेंगे, हम अपना शासन यहाँ चलाएंगे। मतलब एक छोटा सा टेरिटरी यानी कि देश बनाना चाहते थे। इसके लिए सरदार पटेल साहब ने बहुत से नियम लगाए, बहुत से कार्य किए और भारतीय संघ मिला लिए। जैसे पहला हैदराबाद था, वहाँ का शासक निजाम उस्मान अली खान था। वो बोला कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम यहाँ स्वतंत्र हैं, हम खुद को संविधान बनाएंगे, खुद रहेंगे। लेकिन उसको सरदार पटेल ने पुलिस कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो के माध्यम से वर्ष 1948 में भारतीय संघ में मिला लिया गया। उसके बाद जूनागढ़ जनमत संग्रह के द्वारा भारतीय संघ में मिला लिया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह का मतलब जनता के मतदान से। वहाँ सरदार पटेल साहब ने कहा, जूनागढ़ का कहना था, जूनागढ़ को जो शासक था उसको कहना था कि हम पाकिस्तान में विलयेंगे, हम हिंदुस्तान में नहीं विलयेंगे। तो सरदार पटेल साहब ने बोला कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में विलय हो जाए तो इसके लिए आप जनमत संग्रह करा लीजिए। इसके लिए यानी कि जनमत संग्रह का मतलब जनता का आप मतदान करा लीजिए, जिसका ज़्यादा मेजोरिटी रहेगा यानी कि जिसका ज़्यादा बहुमत रहेगा जूनागढ़ उसी के पास चल जाएगा। तो वहाँ के जनता ने भारत के पक्ष में सबसे अधिक बहुमत यानी कि 80 से 85% भारत के पक्ष में बहुमत दिया, तो जूनागढ़ भारत में आ गया। उसके बाद
कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में मिला लिया गया। हालांकि पूर्ण रूप से नहीं मिला। वहाँ जब मिलने से इनकार कर रहा था, जब इसको सरदार पटेल साहब ने कहा कश्मीर को कि आप भारतीय संघ में मिल जाइए, अच्छा रहेगा, तो हरि सिंह ने कहा कि नहीं, हम नहीं मिलेंगे, हम खुद स्वतंत्र हैं, हम खुद अपना संविधान बनाएंगे, खुद रहेंगे। इसके बाद जो पाकिस्तान था वो पीओके पर अटैक किया, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर, और पीओके पर अटैक किया। उसके बाद हरि सिंह वहाँ से कश्मीर से दिल्ली आए जवाहरलाल नेहरू के पास। वो बोले कि पाकिस्तान अटैक कर दिया है, पीओके अपने पास ले लिया है, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो बोले कि हम आपको मदद करेंगे, इसके लिए आपको एक पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि हम भारतीय संघ में मिल रहे हैं, आप आज़ाद हैं, आप अपना संविधान वहाँ चला सकते हैं, लेकिन आप भारतीय संघ का हिस्सा है। तो उसी समय सरदार पटेल साहब ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर, और जवाहरलाल नेहरू दोनों मिलकर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर कश्मीर को भी भारतीय संघ में मिला लिया गया। लेकिन वहाँ खुद का संविधान चलता था, कश्मीर का खुद का अपना संविधान था, जो 2019 में वहाँ धारा 370 के तहत वहाँ विशेष अधिकार था, जिसको मोदी साहब ने रद्द कर दिया, और 35A को भी रद्द कर दिया, और वहाँ अभी भारतीय संघ में मिला लिया गया। जो 1950 में भारतीय संविधान में भारत के संघ में राज्यों का 4 गुना वर्गीकरण था। भाग 1, भाग बी, भाग सी, भाग डी। भाग डी के अंतर्गत अंडमान निकोबार आते थे। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कैसे कैसे हुआ उसको हम समझते हैं, भाषाई राजनीतिक और भाषाई इतिहास। इसके लिए भाषा के आधार पर सबसे पहला आयोग का गठन हुआ था एस के धर आयोग। एस के धर 1948 में गठित हुआ था। यह आयोग एस के धर के द्वारा किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन का समर्थन किया। उसके बाद दूसरा समिति बना जेबीपी समिति। जे मतलब जवाहरलाल, पी मतलब भी मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी मतलब पट्टाभी सीतारामैया, जिसे शॉर्ट में जेबीपी समिति कहा जाता है, जो 1948 में गठित हुआ। इस समिति का कहना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को मांग के खारिज कर दी, मतलब कि भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं किया जाएगा। जेबीपी समिति का कहना यह था। उसके बाद पेटी श्री राम मल्लू साहब ने 1953 में भूख हड़ताल की, और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद, यानी कि आमरण अनशन, खाना पीना नहीं खाया, 56 दिन के आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जो आंध्र प्रदेश के निवासी थे, जो पहला भाषाई मतलब भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। तो राज्यों का पुनर्गठन आयोग एक बना, राज्य पुनर्गठन आयोग बना। कब? 1953 में, जिसका अध्यक्ष फजल अली एक कश्मीर के जस्टिस, यानी कि कश्मीर के वहाँ के जस्टिस थे। उसके बाद इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य थे। एक सदस्य थे के.एम. पनिकर, एक हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग ने एक भाषा और एक राज्य की धारणा को खारिज कर दिया, यानी कि भारत बहुभाषीय देश है, भारत में बहुत से भाषा है। इसने कहा कि एक भाषा एक राज्य की धारणा को खत्म कर दिया, और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया गया, मतलब कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, इसका कहना था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ 53 में, 56 में पारित हो गया, जिसे भाग ए, बी, सी, डी को रद्द कर दिया गया। इसके बाद 7वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान में संशोधन होना शुरू हो गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में नए तरीकों से राज्य का निर्माण करना शुरू हो गया। उसके बाद जो भारत का 12वां राज्य गोवा बना, जो पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था, जो दमन दीव, जो भारत का अभिन्न अंग था, अभी भी यूनियन टेरिटरी है। अभी वर्तमान में गोवा भारत का राज्य है, लेकिन दमन दीव यूनियन टेरिटरी है। 56वां संविधान से 1987 के माध्यम से इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। आगे देखते हैं कब राज्य भारत में किस राज्य की कब स्थापना हुआ। उसके लिए ट्रिक है, आम गुनाह है मैम तुलसी गाओ और मौज लो और झरने तले बैठ जाओ। इसका एक ट्रिक है। आम मतलब आज से आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। भाषा के आधार पर पहली बार गठन आंध्र प्रदेश को हुआ था 1 नवंबर 1956 के। म मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का गठन 1960 में हुआ। गु मतलब गुजरात, गुनाह है तो गु मतलब गुजरात 1960 में।
उसके बाद बना ना मतलब नागालैंड 1963 में, हम मतलब हरियाणा 1966 में हरियाणा बना। उसके बाद है मतलब हिमाचल बना 1966 में। मैं मतलब मेघालय और म मतलब मणिपुर। उसके बाद तू मतलब त्रिपुरा जो 1972 में बना। सी मतलब सिक्किम। गाँव मतलब गोवा 1987 में गोवा का गठन हुआ। और मतलब अरुणाचल प्रदेश 1987 में भी अरुणाचल प्रदेश का मौज मतलब मिजोरम की भी स्थापना 1987 में स्थापना हुई। उसके बाद सिक्किम में चोंगयाल वंश का शासन था। सिक्किम में चोंगयाल वंश का शासन था। वहाँ के सहयोगी राज्य में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में सिक्किम को एक राज्य दर्जा बनाया गया, जो अर्ध राज्य था। 1974 में सिक्किम को अर्ध राज्य का दर्जा दिया गया और इसको पूर्ण राज्य की दर्जा 36वां संविधान संशोधन 1975 में दिया गया, जो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। उसके बाद अनुच्छेद 371 हुआ। अनुच्छेद 371 देखते हैं। अनुच्छेद 371 में है अलग अलग राज्यों का विशेष दर्जा। देखते हैं अनुच्छेद 371 के अनुसार किस किस राज्यों के विशेष राज्य का दर्जा मिला गया है। तो आपको याद करना है 2। उसके बाद हम आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा देंगे। अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। उसके बाद 371 ए में नागालैंड के, तो आप याद रख सकते हैं पहला महाराष्ट्र और गुजरात और दूसरा नागालैंड। और 371 बी मतलब बोडो कहाँ बोलते हैं? बोडो असम में बोलते हैं। असम के मतलब भाषा है बोडो कहाँ के बोलते हैं? तो असम में। तो 371 बी में विशेष राज्य का प्रावधान किस राज्य को दिया गया है? तो विशेष दर्जा दिया गया है असम को। 371 सी मतलब कुकी किस राज्य के लोग बोलते हैं? तो मणिपुर के लोग कुकी भाषा बोलते हैं। तो 371 सी में मणिपुर के विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। 371 डी मतलब आंध्र प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा 371 डी में दिया गया है। 371 ई मतलब एजुकेशन कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश एजुकेशन मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 371 अनुच्छेद 371 ई और 371 एफ। उसके बाद आता है 371 एफ फॉरेस्ट। एफ मतलब फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? तो सिक्किम में। तो 371 एफ में सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा गया। जी मतलब मिजोरम जी आता है। तो 371 जी में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है मिजोरम को। 371 जी में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है मिजोरम को। 371 एच मतलब अरुणाचल प्रदेश। एच हाइट पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो 371 एच में अरुणाचल प्रदेश का दर्जा दिया गया है। आई मतलब मैं, आई लव करने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? ट्रिप पर। तो गोवा। 371 आई मतलब गोवा। जे मतलब जाने मन, भारत का जाने मन कर्नाटक। 371 जे में कर्नाटक को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसके बाद कुछ वन लाइनर है, देख लेते हैं। किस वर्ष में आंध्र प्रदेश को पुनर्गठन के बाद तेलंगाना और भारत का 29वां राज्य बनाया गया? तो 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। उसके बाद 7 बहनों वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। 7 बहनों का देश कहा जाता है, 7 सिस्टर बोला जाता है। उस नेता के बारे में बताया जिसने हैदराबाद में राज्य के विघटन के विरोध नहीं किया और राज्य पुनर्गठन की समिति में उसका प्रतिनिधित्व किया गया। वो थे केटूरी सितियो गुप्त साहब। तो यही के साथ अंत हुआ। तो जय हिंद। अब अगले एपिसोड